नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैनमोर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसे चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति के, जिन्होंने सत्ता भी देखी, संघर्ष भी देखा और हरियाणा की आर्थिक दशा को नई दिशा भी दी। प्रोफेसर संपत सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक। उनसे बातचीत करेंगे इनेलो को लेकर भी, प्रदेश की तमाम जो राजनीतिक चीजें गतिविधियां हैं उनको लेकर भी, और कैसे हरियाणा में और तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, और हरियाणा राजनीतिक दृष्टिकोण से किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो सर। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बहुत ऐसे संजीदगी के साथ मुद्दे उठाते हैं जिन पर ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन वो मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्हीं मुद्दों से आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली में भी कई चीजें आपने उठाई हैं। आपको लगता है कि वो मुद्दे सरकार तक पहुंच रहे हैं, उन पर सरकार बैकफुट पर आई है, कुछ काम होगा जो आपने डिमांड उठाई थी? देखिए, सरकार पर मैं इसी साल के अंदर 3 मुद्दों पर सलाह दे चुका हूं, और सलाह का मतलब है रेगुलेटरी कमीशन के सामने पेश होकर। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। सबसे पहले तो साल की जो एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट आती है उसके और मैंने आवाज़ उठाई थी कि बिजली निगम में फालतू खर्च कर करके और लोगों पर बोझ डाल रही है। और मैंने बाकायदा बताया उनको कि यहाँ जो है आपके अधिकारियों ने, आपके ऑफिसर्स ने बिजली के सिस्टम को कमज़ोर किया है। करप्शन के मुद्दे बहुत उठाए, और बहुत जगह से जो इन्होंने बिजली के समझौते किए थे उनमें खामियों की वजह से करोड़ों रुपए का प्रदेश को नुकसान हुआ, जो कि प्रदेश के उपभोक्ताओं पर डाला गया था। उसके बाद फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, उस पर मैंने उठाया कि पिछले साल का 2025-26 का आप फ्यूल सरचार्ज इस साल नहीं ले सकते, क्योंकि फ्यूल सरचार्ज के अंदर नियम है, रेगुलेटरी कमीशन के नियम हैं, और भारत सरकार ने 2003 का बिजली एक्ट बनाया हुआ है, उसके नियम है कि अगर कोई बिजली आप महंगी खरीदोगे, जिस महीने आप महंगी खरीदेंगे, महंगा मेरा मतलब है कि रेगुलेटरी कमीशन ने जो आपको ऑथराइज किया है उससे फालतू दरों पर खरीदेंगे, वो आप अगर उपभोक्ता डालोगे तो 1 महीने गैप के बाद अगले महीने के बिल में डाल दोगे। मई में आपका फालतू खर्च हुआ तो जून को छोड़कर जुलाई के बिल में आप अपलोड कर देंगे, और अगर जुलाई के महीने नहीं अपलोड किया तो वो फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। और आप ले रहे हो साल भर के बाद, लोगों से मांग रहे हो। तो मैंने उसका डट के विरोध किया। किसी एक प्राइवेट पावर कंपनी ने गुड़गांव के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइसेंस मांगा, उसके लिए भी हमारे व्यूज़ सुनने की बात आई, तो मैंने अपने व्यूज़ दिए थे वहाँ। और आपके मुद्दा उठाने के बाद कमेटी का भी गठन हुआ, रिव्यू कमेटी का गठन किया, वो गलत किया गया कमीशन ने। कमेटी गठन कमीशन नहीं कर सकता। कमीशन इटसेल्फ जो है ना एक्सपर्ट है। कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही सोच समझ के की जाती है। हाई कोर्ट का जज भी होता है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर सेक्रेटरी होता है, और फिर जाके जो है ना चूज करते हैं, और उसी को करते हैं एमिनेंट पर्सन को, जिनको पूरा ज्ञान होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान भी होता है, फाइनेंशियल ज्ञान भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान भी होता है, कानूनी ज्ञान भी होता है। उसको बनाया जाता है। तो उनके सामने कौन एक्सपर्ट आएगा? आपने रिटायर्ड अधिकारियों का बना दिया, तो तब भी मैंने एतराज़ किया था कि आप ये समय गंवा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन सरकार ने उसको इस तरीके से दिखाया कि वो गंभीर है, निजी हाथों में बिजली नहीं देगी, उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाएगा। तो ये उनको पता होना चाहिए कि अप्लाई क्यों करवाया, वरना तो अप्लाई नहीं करो। बिना सरकार की शय के कोई अप्लाई करेगा ही नहीं। तो क्या ये सच बात है कि नूर गुरुग्राम से निजीकरण की शुरुआत कर रही थी सरकार? एक बार ऐसे पहले हुआ था जी। 2-3 कंपनियों ने अप्लाई किया था 99 में, बंसीलाल जी के टाइम में, और कुछ कंपनियां
तो वापस विड्रा कर गई थी और एक कंपनी खड़ी भी थी और उसको लगभग कमिटमेंट होने वाला था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी $600 मिलियन जो है का कमिटमेंट फाइनेंशियल हेल्प का कर लिया था। लेकिन फॉर्च्यूनेटली लोगों का सौभाग्य था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गए 99 में। उन्होंने उसी टाइम वो रद्द कर दिया उनका एप्लीकेशन जो थी। तो अब एक निगम का 42% रेवेन्यू अकेला गुड़गांव से आता है। अगर कल को प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो जो क्रॉस सब्सिडी मिलती है गरीब उपभोक्ताओं को, और किसानों को जो सरकार सब्सिडी देते हैं, वो कहाँ से देंगे आप? जो आपके अमीर तो सारे चले जाएंगे, इंडस्ट्री चले जाएंगे, कॉमर्स के चले जाएंगे, ज़्यादातर इंडस्ट्री और कॉमर्स के जाएंगे, आई और सी के जाएंगे घर को। तो वो उपभोक्ता अगर निकल गए आपके, तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? वो भी जानबूझकर कंपनियां भी जो है ना गुड़गांव को लेने के लिए आई है। मैंने जिक्र भी किया था उस टाइम, मैंने कहा आप जो जींद ले लो, आप नारनौद सब डिवीज़न ले लो, आपको पता लग जाएगा। जहाँ कई गाँवों में तो 100 करोड़ रुपए तो बकाए पड़े हैं डिफॉल्टिंग अमाउंट के, वो ले लो ना। तो मेरा कहना है क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली बच गई क्या उपभोक्ताओं को बचाने के लिए? और कोई पार्टी नहीं बोल रही है। कानपुर जूता जैसे रखा जाता है ऐसे रखा गया है। आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी पार्टी ने बिजली का मुद्दा नहीं उठाया है। आपने एक और मुद्दा उठाया था, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से चली। इसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा एक इवेंट किया, बड़ी रैली की, और डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कैसे विकास हो रहा, डबल इंजन सरकार है हमारी। और आप उसमें नानुकर कर रहे थे, आप कह रहे थे, आप कमियां निकाल रहे थे। वो कह रहे कि हमने तो पानी से ट्रेन चला दी, देखिए कैसे दिन आ गए हैं। स्वदेशी ऐसे है ना, तो पानी से चली तो बिजली से ही चली, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे पैदा करिए? आप पानी के इलेक्ट्रिसिटी छोड़ोगे, और वहाँ जो है ना, हम पुराने प्रैक्टिकल करा करते 10वीं 8वीं 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रोबैसिस क्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। क्योंकि पानी जो है वो H2O होता है। H ऑक्सीजन के लिए हो गया, दो भाग ऑक्सीजन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया। उसको चाहे आप पानी बना ले, चाहे उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कर ले। लेकिन लोगों को समझ आती है सर ये बातें? नहीं, बातें क्योंकि उन्होंने कहते कि हम तो पानी से चला दी ट्रेन, तो लोगों ने कहा कि हाँ पानी चला दी ट्रेन। तो वो ये कोई पानी की नहर नहीं है, ये बिजली की है। लेकिन ये यहाँ के लिए फिट नहीं है। क्यों नहीं है? कि वेल टू व्हील जो एनर्जी जाएगी ना, वो 32% जाएगी। और बिजली जो है वो है, जो बिजली से ट्रेन चलाते हो आप, वो 95% 96% वर्कआउट करती है। कहाँ तो वो रिजल्ट उसका 95% का है, 5% लॉस है सिर्फ। और कहाँ ये 32% करेगी, 68% लॉस है। कितनी महंगी पड़ेगी? देखिए, देश के लिए कोई चीज़ महंगी नहीं होती। अगर आपको कहीं ज़रूरत है तो यहाँ जब बिजली से चल सकती है। मैं तो लेटर लिखने वाला हूँ मिनिस्टर को, रेलवे मिनिस्टर को, कि भैया क्यों आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप ये करो, हमारे कालका शिमला ट्रेन जारी है। आज वो भी पुराना लोकोमोटिव सिस्टम पुराना है, डीजल से चल रहा है। नहीं, हम तो इंतजार करते बुलेट ट्रेन नहीं, बिजली नहीं है वहाँ नहीं है बिजली, नहीं है। हिंदुस्तान के लोग तो बुलेट ट्रेन जहाँ बिजली नहीं जा सकती, जहाँ बिजली के खंभे नहीं खींचे जा सकते, जहाँ तारे नहीं खींचे जा सकते, या छोटा ट्रैक है कोई जिसके लिए बिजली के खंभे ले जाओ तो बहुत खर्चा लग जाएगा, वहाँ हाइड्रोजन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे एरिया के अंदर जहाँ बिजली नहीं पहुँच सकती, वहाँ देखो आप चाहे महंगी देनी पड़े तो महंगी देंगे। लेकिन यहाँ महंगी क्यों दे रहे हैं जहाँ बिजली है आपके पास है? आपको बताया, जींद से सोनीपत ये दिखाने के मात्र हर चीज़ को ये इवेंट डिक्लेयर करते हैं, और इवेंट डिक्लेयर करने फंस भी जाते हैं और देश का पैसा भी बर्बाद कर देते हैं घर को। ये हाइड्रोजन का कोई तुक नहीं है यहाँ प्लेन एरिया के अंदर। किसी भी आप इंजीनियर से पूछें, किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछें, आप किसी साइंटिस्ट से आप पूछेंगे तो वो अपना बता देगा कि बिल्कुल ही गलत जगह आपने चूज की है। अगर वो तो कह रहे इतिहास में दर्ज हो गया, जींद का दर्ज हो गया, दर्ज हो गया, हाइड्रोजन चली, नहीं कितना दर्ज हो गया, दर्ज हो लोग ट्रैवल गया। करेंगे। फिर क्या कहते हैं कि साइंस है ये, और ये धीरे धीरे आज कॉस्ट बियरिंग नहीं है, धीरे धीरे कॉस्ट बियरिंग हो जाएगी। पूछने वाला हो तो जर्मनी में 2016 में शुरू हुई थी वो कॉस्ट बियरिंग, वहाँ भी वो नहीं हो पाया। 10 साल में रिसर्च वो नहीं कर पाए तो हम कर लेंगे।
रिसर्च करके हम जो है 100 का 100% मतलब इस्तेमाल कर लेंगे भी उसके भी हाइड्रोजन को। हाँ हाइड्रोजन ये ठीक है, आप जिस तरह गैस सिलेंडर में आप भरते हो इस तरह आप भर के उसको कर लेते हो और आप फिर उसका यूज़ कर लेते हो, तो ये तो शिपिंग में भी कर सकते हो आप। कोई ऐसे बैरन ट्रैक हो जहाँ मतलब आपका संभव नहीं है, वहाँ आप हाइड्रोजन के जो है ना वो आप सिलेंडर ले जाइए आप और वहाँ ताकि उसके हाइड्रोजन से आप चलाइए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इतना महंगा काम, ट्रेन के लिए तो बहुत महंगा काम है ये। एक आपके अपने इलाके का, मेरे इलाके का सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जन्नत गांव में पानी का विवाद का जो मुद्दा था वो बहुत गरमाया और आखिर में उसका जब समाधान हुआ तो और ज्यादा चिंगारी लगी उसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आकर समाधान कर रहे हैं और टी लगाई उखाड़ी तमाम बातें हुई। आप इस पर पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी सामाजिक तौर पर भी कैसे देखते हैं? देखिए बताऊँ, बड़ा आसान सा इशू था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। चाणत के लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे थे। नहीं, अब तो मैंने वहाँ भी मैंने वहाँ भी बताया, हाँ जी, मैंने वहाँ भी बताया कि चाणत का एरिया पड़ता है भाखड़ा कमांड एरिया में। हमारे 2 मेजर कमांड एरिया हैं, बाकी तो कई हैं, जमुना और भाखड़ा। बाकी तो जवाहरलाल नेहरू कैनाल का अलग कमांड एरिया बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन का भी अलग कमांड एरिया है, लेकिन मेजर ये 2 कमांड एरिया है। तो चाणत तो है भाखड़ा कमांड एरिया में और हाँसी है। ये हैरानी हुई उस दिन, मैं बताया, पता लगा सबको, किसी को नहीं पता था कि जमुना कमांड एरिया में है हाँसी। कारण बताता हूँ, आप कभी हाँसी गए हो तो हाँसी को हम पास करते हैं, करते ही एकदम 2 नहरें आती है दिल्ली साइड में। 2 नहरें आएंगी, दोनों नहरों में एक नहर का नाम था शिवानी फीडर और एक का नाम है पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी। पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी का जो है वो हाँसी का कमांड एरिया है और वो पेटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जमुना से। तो इसका मतलब ये है कि हाँसी जमुना कमांड एरिया का हिस्सा है। तो जमुना का हिस्सा है तो वहाँ से आपको पानी मिल रहा था। अभी वाटर वर्क्स में पानी जमुना का ही मिलता है उनको। तो सीधा सीधा कह रहे कि जो पाइपलाइन के जरिए, भाखड़ा पाइपलाइन के जरिए वो भी गलत कर रहे थे। लेकिन चलो मैं बता, देखिए उनकी कहते हैं हमारी डिमांड है हाँसी की कि पानी पूरा नहीं मिलता, ठीक, अच्छी बात है, देखिए अच्छी बात है, शहर है, डेवलप करेगा आगे तो पानी ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा मिलने का एक ही तरीका है, आपकी जो जमुना है वो आपको कम नहीं देगी, सिर्फ यही है कि आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर टैंक की वो कम है। आप जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं उनमें आप टैंक जो है ना आप डबल कैपेसिटी को और बढ़ा दें, और बढ़ा देंगे तो जब नहर आएगी तो स्टोरेज आपका बढ़ जाएगा। अब स्टोरेज नहीं है तो इसलिए आपको जल्दी पानी ख़त्म आपका हो जाता है, इसलिए आप भाखड़ा से ला रहे हैं। लेकिन जब तक आप स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बात बनेगी। समस्या थी स्टोरेज कैपेसिटी की थी कि टैंक बनाने हैं वाटर वर्क्स के अंदर, 2 टैंक और बना लेते या पहले वालों को बढ़ोतरी कर लेते। अब क्या हो रहा है कि नीचे से पानी सेम आने लग गई है, तो गहरा तो जा नहीं सकते टैंक, तो चौड़ाई बढ़ा दो भाई, और क्या इलाज उसका। ये तो करना पड़ेगा, हर जगह करना पड़ेगा, हर जगह होने लग रहा है, सेम आ गई है, लोगों को दलदल होने लग रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा खैर कोई। या आप जो है ना सीमेंट और लोहे का लेंटर बांध के और उसको करना पड़ेगा आपको, चाहे करें, पैसे 2 पैसे फालतू लगे लेकिन आपको आराम तो मिल जाएगा, आपका सुविधा आपको मिल जाएगी, सुविधा के लिए सर। तो क्या राजनीति हुई इस पूरे मामले पर? इस मामले में तो सारी राजनीति हुई। चलो उन्होंने स्कीम बना ली कि हम जमुना के बजाय भाखड़ा पानी लेंगे हाँसी के लिए, कोई बात नहीं, चलो ले लो, आप ले लो। लेकिन आप ये तो समझें कि फिर इनको क्यों बीच में मार रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो टी दे ही दिना भी दी है ना। तो इसमें क्या दिखाना चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सीएम कौन है। इससे ये लग जाता है कि जो कुछ चलता है हरियाणा प्रदेश में खट्टर साहब के कहने से चलता है। नायब सिंह सैनी जी के पास ये लोग गए थे और बाद में उन्होंने अपना आदमी भेजा था और टी लगवा भी दी थी। उसके बाद बयाना जी गए रोहतक और वहाँ से एक्स मिनिस्टर एक्स एमएलए ग्रोवर को लेकर वो गए खट्टर साहब के पास और खट्टर साहब ने वो टी वहाँ से फड़वा दी और अब बाद में खट्टर साहब ने लगा दी। इसका मतलब साबित करना चाहते थे कि यहाँ भैया अभी मेरा राज है, ये राजनीति हुई है, वरना और तो कोई बात ही नहीं थी। लोगों को तंग करने की बात थी, लोगों को परेशान करने की बात थी। यूँ ही 2 महीने से ऊपर फालतू तंग रहे बेचारे, स्कूल बंद रहे और बच्चे माँ बहनें वगैरह सब माहौल भी खराब, सारे दुखी रहे। वहाँ सारा गांव सड़क पर बैठा रहा
इधर तो बिजाई का काम था, लोग बिजाई का काम करते हैं, लेकिन उसमें बैठे रहे सारे दूसरों की तामीरदारी में बैठे रहे, सेवा करने में बैठे रहे, सारा गांव लगा रखा। तो ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया सरकार ने उनकी। एक करंट इशू जो सबसे बड़ा है, नीट पेपर लीक को लेकर जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, फिर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सरकार कह रही हम तो पहले दिन से इस पर काम कर रहे हैं और जितने लोगों को पकड़ना था पकड़ भी लिया, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनेगी। हालांकि अनशन अब सोनम वांगचुक तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष अब इसको लपकना चाहता है, हाईजैक करना चाहता है। नहीं, आप अगर विपक्ष को लपकना चाहते हैं, उसे मौका क्यों देते हैं? फिर आप अब मौका क्यों देते हैं? क्यों नहीं करेगा? आप जो जातियां करेंगे, देखिए ये जो कुछ हुआ है ना जंतर मंतर पर, ये कोई अकेला लीक पेपर की वजह से नहीं हुआ है। ये जो इतने सालों में जो कुछ कर रही थी सरकार है और दबा के चल रही थी, कोई आंदोलन करे उसको दबा देना, कोई प्रदर्शन करो उसको कुचल देना, लाठीचार्ज कर देना। सरकार तो अभी भी कह रही कि चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, वहां से कनेक्शन। मैं बताऊँ, ये किसानों को टाइम भी कहा और बाद में माफ़ी भी मांगी, तो ये तो आदत है इनकी। अब वो कह रहे थे कि अगर फंडिंग है तो क्यों रोका क्यों नहीं आपने? फंडिंग रोको आप, सरकार रोकेगी, और कौन रोकेगा? सरकार। तो इन बच्चों, ये बच्चे वहाँ से फंडिंग ले रहे हैं घर। लेकिन सर, इस्तीफा शिक्षा मंत्री का यही इसका समाधान है? नहीं, ये नहीं समाधान। शिक्षा मंत्री का तो एक पहले यही था कि क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है। देखिए मैं बताता हूँ, अभी कल ही आ रहा था, कल ही शायद कल का ही है, परसों का है, 2024 में जो पेपर नीट के लीक हुए थे, उसमें जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको साबित नहीं कर पाई सीबीआई कि यही इसमें है, और उसको जमानत मिल गई। कल को जो कोर्ट के अंदर आप साबित कर ही नहीं पाएंगे, अभियोजन पक्ष नहीं कर पाएगा, तो स्वाभाविक हो तो बरी आएगा। तो फिर आपने सज़ा किसको दी? इसी तरह के ये लोग कर रहे हैं। आप चाहो तो आप रोक सकते हो। देखिए इस बार तमाशा रचा गया, कितना खर्चा बढ़ाया गया, दोबारा किए गए हवाई जहाज से पर्चे फेंचे। अरे कोई रास्ते में लीक थोड़े हो रहे हैं, वो जिसने बनाए हैं उसने लीक करे हैं, तो बनाए उसने लीक करे हैं। तो फिर आप ऐसे सिस्टम की है, अंदर से ही खामी है। इसका चाहे आर्मी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, सारी जगह जर्जर हुए हो आप, खुद खोखले हो रहे हैं। अगर इनके खुद के सरकार का उसके अंदर होता है, इंटरेस्ट होता है, अपने कुछ बच्चों को फायदा देने के लिए सारे बच्चों का भविष्य नाश कर देते हैं। एक बच्चा तैयारी होता करता है, बच्चा बेचारा कितना उस टाइम उसका दिमाग जो है ना, देखिए आप कितना वज़न बढ़ जाता है और कितना घर वालों पर वज़न बढ़ जाता है। घर वाले भी इतना पैसा खर्च करते हैं, कभी वो एकेडमी की तैयारी करवाते हैं, कभी कोचिंग की करवाते हैं, कभी कोटा माँ बाप साथ रह के वहाँ तैयारी करवाते हैं, कभी सिक्कर में तैयारी करवा रहे हैं, कोई हिसार में तैयारी करवा रहा है। माँ बाप भी बच्चों के साथ रह रहे हैं कि बच्चों को भविष्य का सवाल है, इतनी तैयारी कराते हैं। और वो नाजुक बच्चे, 17-18 साल की उम्र के बच्चे, और उनको दोबारा पेपर देना पड़ जाए, कोई भी चीज़ आपने कह रहने कि दोबारा खूड काटने पड़ जाए, तो ये मुश्किल हो जाता है। घर मान लो आपका बीज आप अब बो के आए, आज बरसात होगी, कुरंड होगी, वो तो दोबारा निकालना पड़ेगा, तो किसान का मरना हो जाता है। और ये तो बहुत नाजुक माइंड के बच्चे हैं जो इतनी तैयारियां करते हैं नीट के लिए। ये भविष्य के डॉक्टर हैं, ये भविष्य के इंजीनियर हैं, ये भविष्य के देश बिल्डर हैं। ये इन लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना, ये देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, प्रजातंत्र के साथ। आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आपको लगता है कि पार्टी रिवाइव कर पाएगी? कहाँ नहीं कर रही है पार्टी, रिवाइव कर नहीं पाएगी, कर रही है बाकायदा। अब देखिए पिछली बार जो चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन पर रैली हुई थी, इस बार और ज़्यादा बढ़ के होगी। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता, तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सांसद कि जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां वहां पर इनेलो रैली रख देती है। इनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस मजबूत नहीं होती थी। ये जब लोकदल को तोड़ दिया गया था, जब कांग्रेस मजबूत हो गई थी, वरना तो मेवात का एरिया तो लोकदल का ही रहा है, रोहतक का एरिया लोकदल का रहा है। तो अब यूँ अगर वो कह दें, अगर वो यूँ कह दें कि रोहतक जो है ना कांग्रेस का एरिया, रोहतक को कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का एरिया? रोहतक तो लोकदल का एरिया रहा है। कह रहे हैं कि देवलाल एमपी बने हैं, मजबूत है ना। नहीं आज की बात करिए आप, हम दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं अपना। अच्छा सुना ये लोगों से सुनते हैं कि जैकेट गैंग था। मैं तो असेंबली में आया नहीं, कौन सा जैकेट गैंग था? आप लोग पत्रकारों ने देख लिया होगा, कोई गैंग देखा हो गया, कोई गैंग। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है, इधर उधर। कई बार हालात ऐसे होते हैं, कई बार महत्वाकांक्षाएं बन जाती हैं, दोनों ही है, मिक्स है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संपत सिंह जी, आपने वक्त निकाला और आप ऐसे मुद्दे उठाते रहे जो वाकई में जनता से जुड़े हुए हैं और जिन पर ज्यादा बातचीत होती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।